तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी दंगल के साथ। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। जबकि झारखंड की बात करें तो यहां 2 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 13 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। झारखंड के चुनावी नतीजे भी 23 नवंबर को ही आएंगे। तो चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ज्यादा जानकारी के लिए जवाब दे देता हूं। पहला प्रश्न था डीजी महाराष्ट्र के बारे में। सो डीजी's अपॉइंटमेंट इन एनी स्टेट इज गवर्न्ड बाय द प्रोसीजर वेयर द सीनियर नेम ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स आर सेंट टू द यूपीएससी. यूपीएससी selects the person. And there is a Honorable Supreme Court decision on this in Prakash Singh's case. The entire issue of this will be handled as per the legal pronouncements governing the subject. This name has been cleared by UPSC, but however, exactly what has been dictated, what has been ordered in this Honorable Supreme Court's order, this case will be handled according to that. Somebody asked about 2 phases in Jharkhand and 1 phase in Maharashtra. Do you remember how many phases were in Jharkhand last time? 5. And now you are asking about 2 also. There are factors in Jharkhand which are about the Naxal areas and others. There are concerns, therefore there are 2. And Maharashtra was 1, it is 1. Exit polls. Actually, I didn't want to touch this subject. But since you are asking, एग्जिट पोल्स के आने की वजह से, एग्जिट पोल्स के एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से एक बहुत बड़ा, लेट मी एक्सप्लेन, एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है। ये आप सब लोग यहाँ हैं, ये एक आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का भी विषय है प्रेस के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। पिछले कुछ इलेक्शन से 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं, अगर हम उसको पूरे कैनवस को एक साथ देखें तो, और ये सबके लिए समझना जरूरी है। पहले एक एग्जिट पोल आता है जिसकी हम उसको गवर्न नहीं करते, जो एस्टेब्लिश्ड रिजीम है, स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल रिजीम, उसमें हम उसको गवर्न नहीं करते। लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है कि वो उसका सैंपल साइज क्या था, उसका सर्वे कहाँ हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया। अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं किया तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कोई डिस्क्लोजर्स हैं कि नहीं है, ये सब देखने की जरूरत है बहुत सख्त। देर आर बॉडीज विच गवर्न दिस, देर इज NBSA, देर आर अदर बॉडीज विच सेल्फ रेगुलेट, एंड आई एम श्योर द टाइम हैज कम दैट द एसोसिएशंस, बॉडीज विच गवर्न विल डू सम सेल्फ रेगुलेशन। बिकॉज इसी से जुड़ा हुआ दूसरा विषय है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली 3rd डे काउंटिंग होती है। तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार
कि 8-5, 8-10, 8-15 पर आने लगा, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है। आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा। वैसे पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एग्जैक्टली। कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग, this can lead to serious issues sometimes. Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. So ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की, कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब जब इस देश में, जब जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है। तो सभी रिस्पॉन्सिबल लोग इसका सेल्फ करेक्शन जरूर करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। ईवीएम के बारे में आपने फिर से पूछा। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे और महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। और अब ज्यादा डिटेल्स के लिए जुड़ते हैं मेरे सहयोगी विपिन भट्ट से। तो विपिन जी बताएं, तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या है पूरी जानकारी? तो देखिए, तारीख तो आपने बता दी है, 20 नवंबर और 23 को जो है रिजल्ट आ जाएगा महाराष्ट्र का, और झारखंड में 2 फेजेस में चुनाव, रिजल्ट वहां पर भी उसी दिन आना है। लेकिन अब बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि इन तारीखों के ऐलान के बाद हम जरा समीकरण देखें कि दोनों राज्यों में किस तरीके के चुनावी और राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। तो पहले नजर डाल लेते हैं महाराष्ट्र पे। देखिए, 288 सीटों की ये कुल विधानसभा है और इसमें बहुमत का आंकड़ा होता है 145 का। जिसने 145 पाया वो सरकार बना लेगा। लेकिन महाराष्ट्र की जो पूरी पॉलिटिकल स्थिति है मौजूदा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उस पर नजर डालते हैं और आपको लेकर चलते हैं 2019 में पिछली विधानसभा में क्या नतीजे थे, उससे एक पिक्चर बनेगी। देखिए, बीजेपी ने 105 सीटें पाई थी तब, और सबसे ज्यादा वोट शेयर था उनके पास, करीब करीब 26% का। नंबर 2 पर 56 सीटों के साथ शिवसेना थी और ये दोनों ने साथ चुनाव लड़ा था। एनसीपी 54, कांग्रेस 44, बीवीए 3, अन्य को मिली थी 26। लेकिन हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत तेजी से पॉलिटिकल सिनारियो चेंज हुआ और वहां पर पार्टियों में विघटन हुआ और फिर एक नई तस्वीर बनी। अब जरा लोकसभा चुनाव पे नजर डाल लेते हैं महाराष्ट्र के, जिनके नतीजे अभी अभी आए कुछ वक्त पहले। यहां पर जो पार्टियों में विघटन हुआ, जो पार्टियां टूटी, उनके हिसाब से चुनाव लड़े गए। कांग्रेस को 13 सीटें मिली, करीब करीब 17% का वोट शेयर पाया। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे, यानी कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसको 9 मिली। बीजेपी के हिस्से में 9 सीटें आई। एनसीपी शरद पवार वाले धड़े को 8 सीटें मिली। शिवसेना, जो कि शिंदे गुट की शिवसेना कह सकते हैं, 7 उनको मिली। एनसीपी, ये अजीत पवार वाली एनसीपी, उनके खाते में 1 सीट आई और अन्य के खाते में 1। तो अब लोकसभा चुनाव में नतीजे बदलते हुए से दिखाई दिए, क्योंकि यहां पर जो संतुलन था पार्टियों का वो अलग हो गया, टूट हुई पार्टियों में। अब इस समय महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, कौन किस तरीके से चुनाव में जाने वाला है? देखिए, 2 बड़े गठबंधन है। पहला है महायुति, जिसकी इस वक्त सरकार है, जिसमें शामिल है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें शामिल है शिवसेना, जो कि एकनाथ शिंदे गुट वाली है, और एनसीपी, जो कि अजीत पवार वाली है। और इनका मुकाबला किससे है? इनका मुकाबला है महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी से, जिसमें कांग्रेस एक हिस्सा है, उद्धव ठाकरे की, उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना है, और शरद पवार वाली समाज एनसीपी यहां पर शामिल है। तो अब इन दोनों को मैदान में आपस में उतरना है और यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। दूसरी तरफ
झारखंड, जहां पर इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है मामला, हालांकि वहां पर भी गठबंधन है, वहां की भी एक नजर डाल लेते हैं। तो पिछले अभी देखिए 81 सीटों पे कुल ये विधानसभा खड़ी है, 41 बहुमत का आंकड़ा होता है। 2019 में क्या था, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम जिसकी सरकार रही, उसने सबसे ज्यादा 30 सीटें पाई, करीब करीब 19% का वोट शेयर इनके हिस्से आया। कांग्रेस जो कि उनकी पार्टनर रही 16 सीटें, बीजेपी को 25, एजेएसयू को 2, आरजेडी को 1 और अन्य के हिस्से में 7 सीटें वहां पर आई थी। 2024 के लोकसभा में क्या तस्वीर बनी उससे भी एक अंदाजा लगेगा। बीजेपी को यहां सबसे ज्यादा 8 सीटें मिली, ऑलमोस्ट 45% के आसपास का वोट शेयर इनके हिस्से में आया। जेएमएम को 3 सीटें मिली, कांग्रेस के हिस्से 2 आई और एजेएसयू को 1 मिली। अब यहां पर राजनीतिक समीकरण क्या है? राजनीतिक समीकरण ऐसे हैं कि यहां पर जेएमएम के साथ कांग्रेस है, आरजेडी और सीपीआई एमएलए, इन 4 का महागठबंधन इस राज्य के अंदर है। वहीं यहां पर एनडीए कह लीजिए या फिर बीजेपी कह लीजिए अपने पार्टनर्स के साथ चुनावी मैदान में है, जहां पर बीजेपी के साथ नीतीश की जनता दल यूनाइटेड जो कि एनडीए की पार्टनर है और एजेएसयू, ये 3 मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये पूरा राजनीतिक समीकरण है इन दोनों राज्यों का, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब चुनावी तारीखें सामने है, चुनावी बिगुल बज चुका है और यहां से हमको सभी तरह के चुनावी गठजोड़, सभी वायदे, तमाम तोड़ तोड़ाव सब देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया विपिन जी, ये दोनों ही राज्यों का जो चुनावी समीकरण है विस्तार से दर्शकों को बताने के लिए। तो आज चुनाव अड्डा में भी इसी पर ही हम करेंगे चर्चा कि महाराष्ट्र और झारखंड में क्या है चुनावी समीकरण। तो आज का चुनाव अड्डा जरूर देखिए शाम 7:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे इंडिया मोबाइल कांग्रेस की। भारत में डिजिटल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मेला 8वां इंडियन मोबाइल कांग्रेस आज से शुरू हो गया है। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएमसी का उद्घाटन किया। इस बार इवेंट की थीम है द फ्यूचर इज नाउ। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में पहली बार आयोजित होने वाले टेलीकॉम स्टैंडर्ड्स कॉन्फ्रेंस का भी उद्घाटन किया। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कर रही है। इस समिट में करीब 190 देशों के 3000 इंडस्ट्री लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और टेक एक्सपर्ट शामिल हो रहे हैं। आईएमसी में इस बार 120 देशों के 900 से ज्यादा स्टार्टअप्स भी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कनेक्टिविटी के जरिए भारत दुनिया को सशक्त बनाने में जुटा है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के लिए मोबाइल सुविधा है, लेकिन भारत में मोबाइल इक्विटी और अवसर का माध्यम है। 21वीं सदी में भारत की मोबाइल और टेलीकॉम यात्रा पूरे विश्व के लिए स्टडी का विषय है। दुनिया में मोबाइल और टेलीकॉम को एक सुविधा के रूप में देखा गया, लेकिन भारत का मॉडल कुछ अलग रहा है। भारत में हमने टेलीकॉम को सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं, बल्कि इक्विटी और अपॉर्चुनिटी का माध्यम बनाया। तब हमने डिजिटल इंडिया के 4 पिलर्स की पहचान की थी। पहला, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे। तीसरा, डेटा सबकी पहुंच में होना है। और चौथा, डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमने इन 4 पिलर्स पर एक साथ काम करना शुरू किया और हमें इसके नतीजे भी मिले। जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने सरकार से डेटा सेंटर पॉलिसी में बदलाव की मांग की है, ताकि भारतीय डेटा सिर्फ भारतीय डेटा सेंटर के पास ही रहे। आकाश अंबानी का मानना है कि एआई से रोजगार के बड़े मौके बनेंगे, इसलिए सरकार को डेटा सेंटर लगाने वाली कंपनियों को इंसेंटिव्स देने की जरूरत है। The scale and speed of
multilingual data generation in India, which will drive the AI revolution, will grow exponentially. We request the government to expedite the updating of the 2020 draft of the data center policy that Indian data should remain in India data centers. Therefore, Indian companies ready to set up AI and machine learning data centers should get all necessary incentives, including incentives for power consumption. Indian mobile companies, along with the thriving ecosystem, are in a position to offer solutions to the rest of the world, including developed nations. India needs an accelerated talent generation on a scale that is necessary to make India a global AI leader. Some of the existing jobs will evolve, and many more exciting opportunities for employment and entrepreneurship are going to be created in a rapid way, just like during the adoption of computers and the internet. चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार पर। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन बाजार में उतार चढ़ाव रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 153 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 71 पॉइंट फिसला। हालांकि निफ्टी बैंक निचले स्तर से सुधरकर बंद हुआ। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज शाम के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। पेट की चर्बी शरीर में जमा होने वाली सबसे नुकसानदेह फैट है, तो कैसे कंट्रोल करें बेली फैट, जानने के लिए जरूर देखिए आज शाम कंज्यूमर अड्डा 5:57 पर। बेली फैट वेरी बैड।